गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल सिंह, योर मैथ्स टीचर एंड आप सभी का स्वागत है मुख्यमंत्री विद्या चैनल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट पे। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट इसमें कंप्लीट कराया है और उसमें आपको जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी 3D को लेके वो मैंने आपको बताई। अब उसमें एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि देखिए 3D ज्योमेट्री को समझने के लिए, ठीक है, या कह सकते हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर्स का आइडिया होना चाहिए। विदाउट वेक्टर्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विद दिस टॉपिक प्रॉपरली, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें हैं जो वेक्टर से ही सॉल्व होंगे। तो हमें थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आज आपको वेक्टर का भी आइडिया दूंगा ताकि आप ये समझ पाएँ कि आगे जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से वेक्टर अलजेब्रा से लिंक्ड है ना। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, देखिए इस टॉपिक को समझाने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम, थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और वेक्टर्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए क्वांटिटी क्या होती है। पहले आप ये समझिए कि क्वांटिटी किसे कहते हैं, है ना। क्वांटिटी दो तरह की होती है, क्वांटिटी दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आप वो इसके अगर ओरिजिन पे बात करेंगे या इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक तरह से लिंक है हमारे फिजिक्स से कहीं ना कहीं। और हायर मैथमेटिक्स को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो वेक्टर अलजेब्रा है वो पूरे में अपने आप में एक अलग टॉपिक है, एक अलग बुक आती है इसकी, मतलब। लेकिन हम उतना हाई लेवल पे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो टॉपिक है इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया स्केलर और वेक्टर दो यहाँ पे क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, दूसरा डायरेक्शन भी होता है। क्लियर? हमेशा याद रखें कि जो वेक्टर है इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि कोई दूरी है ए टू बी, ए से बी कोई दूरी है, मान लीजिए कि आपके घर से आपके ऑफिस की दूरी है ए टू बी, और आप यहाँ से मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं और आप ऐसे घूमते हुए पहुँच गए और ये मान लीजिए आपने 5 किलोमीटर की दूरी कवर की। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो 5 किलोमीटर है ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ये जो 5 किलोमीटर है ये इसका मैग्नीट्यूड है। और आप देख सकते हैं अभी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है क्योंकि आप तो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से यहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। ये क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं यही कह दूँ डिस्प्लेसमेंट, अगर डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और इसमें आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन फिक्स है कि आप इसी डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आप मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अगर आप डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो आप मिनिमम डिस्टेंस को कवर करेंगे। क्लियर? तो इसका जो डिफरेंस समझ में आया कि मैग्नीट्यूड ओनली आपको कोई वैल्यू दी जाएगी। जैसे आपको बोला जाए कि कोई मान लीजिए आपने टोमेटो परचेज किया और ये 5 kg आपने परचेज किया, तो 5 kg में कोई डायरेक्शन है क्या? नो डायरेक्शन। ये डायरेक्शन लेस है, इसमें नो डायरेक्शन, मतलब कि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस तरीके से आपको ये समझना है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी नहीं। बट खैर हम यहाँ पे ये बात नहीं करने वाले हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। हम तो बात करने वाले हैं
वेक्टर्स पर, तो हमारा फोकस होगा वेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर्स में और आगे क्या है। तो देखिए, इतनी बातें समझने के बाद अगर देखें आप, तो मैं अगर बोलूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करूँ, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए समझते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे बना हुआ है, तो देखिए वेक्टर को शो कैसे करते हैं हम लोग, एक एरो के थ्रू इसको शो करते हैं। वेक्टर को हमेशा एक एरो से हम लोग दिखाएंगे। इसका नाम लिखा जा सकता है ऐसे ए और बी। अब आपको ये देखना है कि अगर एरो बी की तरफ है तो ये एक तरह से ए बी वेक्टर है, इसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर। अब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या आप ओनली ए बी बार से भी इसको शो कर सकते हैं। या तो आप ऐसे लिखिए ए बी वेक्टर, या ए बी बार से भी आप दिखा सकते हैं, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है अपनी जगह। अब इसी में अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर आपने ऐसे दिखाया है ना, अब देखिए ये ए टू बी है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ए टू बी, ये ए टू बी मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप ये बताइए, ए टू बी तो दिखा चुके हैं, बी टू ए, अब इसको बी ए ऐसे एरो दिखाइए या बी ए बार, एक ही बात, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, क्लियर। तो ये एक तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है, पहली बात है ना, कि वेक्टर को हम लोग दिखाएंगे कैसे, अगर कोई वेक्टर है तो उसको शो कैसे किया जाए, ये तो इसकी बात हुई। इसी को आप इसकी लेंथ को जैसे मान लीजिए आप ए मान लेते हैं, तो इसको कई बार स्मॉल ए बार से भी दिखाया जाता है, और इसको मान लीजिए कि मैं बी बार से भी मैं शो कर सकता हूँ, क्योंकि ये बी टू ए जा रहा है, मतलब बी बार से। इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए ए बार, इसको लिख सकते हैं बी बार, इसमें भी कोई गलती नहीं है, हमने इसकी लेंथ को ए मान लिया है, आप ऐसे मान सकते हैं, इसकी लेंथ को हमने बी मान लिया है, तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसको हम लोग मॉड से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए बी इसका ऐसे मॉड लगा दिया, ठीक। मान लीजिए कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, किसी वेक्टर में अगर हम मॉड लगा देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा, क्लियर, क्योंकि वहाँ पे फिर पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं है। आई बात समझ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इसी में आप देखें एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक होता है पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे मान लीजिए ये ए बी मैंने ले लिया, पॉइंट ए और पॉइंट ए। अब मैं इसके ओरिजिन से इसकी पोजीशन देख रहा हूँ, है ना, पॉइंट ए, इसको आप ऐसे बनाइए और इसके पोजीशन को इस तरह से बनाइए, ठीक। अब इसको मैं ले सकता हूँ, देखिए बी बार, इसको ले सकता हूँ ए बार, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं।
अब मान लीजिए, देखिए ये पोजीशन वेक्टर है, किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी एक पॉइंट को जब मैं मिलाता हूँ तो डायरेक्शन अगर उसकी फिक्स है तो उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है ना, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे भी पोजीशन फिक्स है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ए बी दिखाना है, ए बी इसको शो करना है, ये जो वेक्टर है इसको मान लीजिए आपको शो करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए जो लास्ट में बी उसमें से जो इधर पीछे है उसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये तरीका होता है इसको दिखाने का, ठीक है, आई बात समझ। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हुआ कि किसी एक फिक्स पॉइंट से अगर हम किसी पॉइंट को मिलाएंगे किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, तो वो जो डायरेक्शन शो करेगा या जो लेंथ उसमें शो करेगा वो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। और उसको दिखाएंगे कैसे, जो बाद में होगा उसका स्मॉल लेटर माइनस जो पीछे होगा उसका स्मॉल लेटर, बार लगा के माइनस कर देंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं, इसकी आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पहला देखिए जीरो वेक्टर है ना, दूसरा यूनिट वेक्टर, तीसरा को इनिशियल वेक्टर है ना, चौथा को टर्मिनस वेक्टर, पांचवा इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, उसके बाद आएगा कोलिनियर वेक्टर, उसके बाद आएगा फ्री वेक्टर, और उसके बाद आएगा लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक, चलिए इतने सारे वेक्टर्स जो आपके सामने बने हुए हैं मैंने आपको दिखाए, जितने भी टाइप्स हैं इनको समझते हैं एक एक करके कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब ये हुआ, जीरो का मतलब हुआ जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर का मतलब हुआ कोई डॉट, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई डॉट है तो ये कह सकते हैं हम जीरो वेक्टर है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ओनली कितना हो, वन, एक यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, एक यूनिट हो, उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। कोई इनिशियल वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे से अटैच होता है। को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो को इनिशियल मतलब एक साथ है ना, कॉमन है कह सकते हैं।
कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस का मतलब क्या है? कोटर्मिनस वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट कौन सा होता है? एंड पॉइंट, जहाँ पे वेक्टर खत्म होता है ना, ये वाला। तो ये पॉइंट एक दूसरे से अटैच होना चाहिए, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि ये 5 यूनिट का है और दूसरा भी 5 यूनिट का है, जिसको बोलते हैं यूनिट, जिसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? जिसकी अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर इधर है ना, और दूसरा वेक्टर इधर की तरफ। अगर ये ए बार है तो माइनस ए बार है। तो ऐसा जो वेक्टर जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। बात करते हैं, देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या है? ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर हो, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से, इनको बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। फ्री वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अब फ्री वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसको हम पिक करके कहीं पर भी शिफ्ट कर दें। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऐसे उठाया और एज इट इज ऐसे लगा दिया इसके सामने, बिल्कुल वैसा है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो अगर शिफ्ट किया जा सकता है कोई वेक्टर तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है? लोकलाइज्ड वेक्टर देखिए क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस है ना, कोई एक्सिस है। अब इस एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर आएगा, है ना, वो कैसा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर है क्योंकि ये बाउंडेड है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब इस एक्सिस से वो बाउंड है, कह सकते हैं। इस एक्सिस से इसको हम हटा नहीं सकते हैं, मतलब ये लोकलाइज्ड। क्लियर? तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को देखा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और नए कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं, देखिए हम लोग अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की। किस पर बात करेंगे? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की। देख, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम वेक्टर्स का एडिशन कैसे करें और सब्ट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को ही बोला जाता है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एडिशन की। ठीक है, बात करेंगे एडिशन की। तो देखिए वेक्टर के एडिशन में दो तरीके होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर, एक होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, या रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। ठीक, दो तरीके इसके होते हैं। दोनों तरीके पे देखिए बात करते हैं हम लोग, है ना। या कह सकते हैं इसको रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं या पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ।
ट्रायंगुलर लॉ है ना, इसको बोल सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो आपको वेक्टर दिए गए हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक। अब इनको मुझे ऐड करना है, तो कैसे करूँगा? देखिए, अगर आपको ऐड करना है इनको, तो देखिए आप इसको ऐसे बनाइए और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है दूसरे वेक्टर को ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, स्मॉल बी, और इसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम इसको बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे इसको? रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो अगर मैं आर की वैल्यू जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ए बी बार, इस तरह से, इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, इसी को अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से करें, तो जैसे मान लीजिए कि ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर यही वाले हैं दोनों। अब इनको मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेक्टर लिया ये वाला, और इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें जहाँ पे ये मतलब दोनों का टेल, दोनों के टेल को कनेक्ट करना है। इस बार यहाँ पे देखिए, एक का हेड दूसरे का टेल कनेक्ट हो रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये है आर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ए बार बी बार। इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका पैरेललोग्राम लॉ। उसके बाद देखिए, बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब मान लीजिए मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है हमें। जैसे मान लीजिए बी वेक्टर ऐसे बना, तो मैं एक ऐसा वेक्टर बना लूँगा जिसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम बोलेंगे माइनस बी वेक्टर। तो आपको बस करना ये है कि आप उसका एक नेगेटिव वेक्टर बना के ऐड कर देंगे। तो आप देखिए, अगर आप इसमें लिख रहे हैं रिजल्टेंट इसका, तो इसमें केवल आपको क्या करना है? ए वेक्टर में से ऐड करना है माइनस बी वेक्टर। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो तरीके होते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के दो तरीके होते हैं। अब इसमें दो तरीके क्या होते हैं? जैसे एक तो तरीका ये होता है कि वेक्टर ए का मल्टीप्लाई क्रॉस, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट, है ना, एक होता है डॉट। तो यहाँ पे इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे आगे, है ना। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी रेंज ज़्यादा है, बहुत कम समय में डिस्कस नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसकी बात आगे करेंगे। चलिए, अब मिलते हैं इसके बाद। आप इसको नोट करिए और फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ।
चलिए बात करते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आप। अब बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका 2D और 3D प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि जो वेक्टर अलजेब्रा है वो जस्ट उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो 3D आता है, 3D ज्योमेट्री। तो दोनों एक तरह से अटैच हैं, तो दोनों को थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं कैसे। जैसे देखिए इसमें हमने देखा था ये है, जैसे देखिए एक्स और वाई, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है ना। और अगर यहाँ देख रहे हैं आप, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, एक्स और वाई ऐसे बनाइए उसे। और इसी को अगर मैं देखिए यहाँ जो डायरेक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं, ये केवल 2D है, मतलब इसमें दो डायरेक्शन है, एक एक्स और एक वाई, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 3D है, मतलब 3 डायमेंशन है, मतलब इसमें 3 डायरेक्शन है, एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया। तो यहाँ पे भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये तीनों एंगल कितने होंगे, 90 90 होंगे, क्योंकि ये 3D फिगर है। ये वाली जो लाइन है वो एक्चुअली में इस तरह से होगी और जो एंगल बनाएगी वो 90 बनाएगी। अब इसी में देखिए क्या है कि मैंने इसमें क्या किया, एक मैंने यूनिट वेक्टर बना लिया ऐसे एक्स में, और मैं इसको बोलूँगा आई, यूनिट वेक्टर है मतलब इसको बोलूँगा आई कैप। क्या बोलूँगा, आई कैप। वैसे ही मैंने एक यूनिट वेक्टर इसमें बना लिया वाई में जे कैप। अब बात ये आती है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, कुछ और नाम नहीं दे सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि इसमें कोई दूसरा नोटेशन आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल में फिक्स कर दिया गया है कि आपको हमेशा आई में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा आई कैप होगा, और जो वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, ये कह सकते हैं वाई एक्सिस में, वो हमेशा जे कैप होगा। ठीक, वैसे ही इसमें देखिए, इसमें भी आई कैप होगा, कि अगर इधर लेंगे तो जे कैप होगा, और अगर मैं इसमें जेड डायरेक्शन में लूँगा तो के कैप होगा। अब दोनों में आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो केवल ये है कि यहाँ पे आई जे है और यहाँ पे एक और नई डायरेक्शन आ गई है, इसलिए एक नया यूनिट वेक्टर आ गया और उसका नाम क्या है, के कैप। क्लियर? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ पोजीशन वेक्टर की। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट मैं कुछ भी ले लेता हूँ 2, 4, ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, और मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ। ठीक, और मैं इसको मान सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ए, स्मॉल ए। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले देखते हैं। अगर मैं बात करूँ पोजीशन वेक्टर ए की, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2i कैप, 2 पहले लिखा जाता है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो पहले x में क्या है, i, तो i इसके साथ आएगा, y के साथ j इसके साथ आएगा, तो इसको लिखेंगे 4j कैप। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इसी में अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ A और इसको ऐसे मिलाता हूँ, तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आएगा इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, मान लीजिए 2, 1, 3, इस तरीके से 3 पॉइंट्स आएंगे। और यहाँ पर ये इसका पोजीशन वेक्टर A है, तो ये जो A होगा
देखिए इसमें क्या होता है एक्स वाई और जेड, तो पहले एक्स के साथ आई आता है तो इसमें लिखेंगे 2i कैप प्लस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप सीधा लिख सकते हैं j कैप प्लस 3k कैप। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद समझिए, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट मैंने और ले लिया यहाँ पे बी, और मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके भी पॉइंट्स कुछ मान लीजिए आप 3,5 ऐसा कुछ मान लीजिए, तो इसको मैं बी बार कह सकता हूँ, और बी बार जो होगा पोजीशन वेक्टर होगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे 3i कैप, जैसे उसको लिखा था वैसे इसको लिखेंगे, प्लस 5j कैप। अब अगर मान लीजिए मुझे इसमें ए बी निकालना है, तो ध्यान दें ए बी कैसे निकाला जाएगा, ए बी वेक्टर मान लीजिए निकालना है, तो मैं दोनों के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन पहले किसको लिखूंगा, पहले बी है आगे वाले को, तो बी बार माइनस ए बार। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, बी बार मतलब 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप। अब माइनस जब करेंगे तो 3i में से 2i जाएगा तो i कैप बचेगा, 3i में से 2i जाएगा तो i कैप बचेगा, और प्लस 5j में से 4j जाएगा तो j कैप बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं, सेम बिल्कुल तरीका यहाँ पे। मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे बी, और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1 2 4 कुछ ऐसे ले लिए, तो देखिए x होगा, ये y होगा, ये z होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी कैप होगा, ठीक। और अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं, ए बी निकालना चाह रहे हैं, ए बी, तो आप बताइए मुझे ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी बार माइनस ए बार। अब आप देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, बी बार को आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और जब आप माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b में से a को माइनस करेंगे, तो देखिए इसमें से ये माइनस होगा, है ना, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का i कैप आएगा, इसमें से ये माइनस होगा, प्लस का j कैप आएगा, और यहाँ पे प्लस का k कैप आएगा। इस तरीके से ये आएगा, है ना। तो ये तरीका है इसको लिखने का। अब इसी में अगर मैं बी ए निकालना चाहूँ, बी ए, तो सीधी सी बात है ए में से बी माइनस हो जाएगा, मतलब ए बार में से बी बार आप माइनस कर देंगे, और माइनस करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझिए आप, मैं आगे बात करता हूँ।
चलिए बात करते हैं इसके आगे। ठीक, देखिए आप थोड़ा सा 3D की तरफ वापस आ रहे हैं हम लोग। इसके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में बताऊंगा वेक्टर्स के। आज के लिए इतना ही वेक्टर में ओनली, है ना। इसके आगे जो भी है वो आगे अगली क्लास में थोड़ा सा बताया जाएगा, फिर उसके बाद फिर से 3D स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी के लिए आज के लिए काम चल जाएगा इतने कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, देखिए अगर बात की जाए सेक्शन फॉर्मूला, देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है और सेंट्रॉइड, ये दो चीजें आप समझिए। सेक्शन फॉर्मूला इन 3D एंड सेंट्रॉइड इन 3D। सेंट्रॉइड का सीधा मतलब है कि एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, मतलब एक ट्रायंगल का सेंटर है। ठीक, एक ट्रायंगल का क्या है, सेंटर है। और इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ होती है और उसी मीडियम में आता है सेंट्रॉइड। क्या होता है, वो G होता है। और जो G होता है वो हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, हमेशा 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आप जानते होंगे। अच्छा, सेक्शन फार्मूला देखिए क्या है। सेक्शन फार्मूला का मतलब ये है, 2D में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई लाइन है, उस लाइन को कोई एक पॉइंट, मान लीजिए AB एक लाइन है और उसको एक पॉइंट C है जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट C है, तो आपको बताना होता है कि ये जो C पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को। या मान लीजिए रेशियो दिया गया है तो कोऑर्डिनेट पूछता है। तो मान लीजिए M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 z1। इसके क्या होंगे, x2 y2 z2, है ना। इस तरीके से होता है। और जब हम लिखेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए अगर ये x y और z आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। x अगर निकालना है तो x क्या होगा, देखिए x1m x1n प्लस y1n। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए आप इसको इस तरह से लिखिए। अगर x1 लिखना है ना, x लिखना है तो आप इसको लिखिए x1n प्लस x2m अपॉन m प्लस n। y लिखना है तो y1m प्लस y2n, है ना, अपॉन m प्लस n। और अगर z लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, z1 m प्लस z2n अपॉन m प्लस n। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप इसमें ये देखिए कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें देखिए कि डिफरेंस क्या है 2D और 3D में। तो आप देखिए 2D में केवल क्या होता है, x और y होता है, तो हम x y तक जाते हैं। इसमें एक z और एक्स्ट्रा आ गया है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी लिखने का तरीका एज इट इज़ वैसा ही होता है इसमें। क्लियर, बात समझ आ गई। अब इसी कंडीशन में एक कंडीशन ये होती है कि अगर बाई चांस ये जो C है ये मिड पॉइंट बन जाए, इफ C इज अ मिड पॉइंट, क्या है, इफ C इज अ मिड पॉइंट। तो देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो सीधी सी बात है, जो 1 और ये 1 और 1 में डिवाइड करेगा इसको, मतलब जो mn का जो रेशियो होगा ये 1:1 का होगा। क्लियर, ओके। अब देखिए आप यहाँ 1 1 डालिए तो देखिए जो x होगा वो क्या होगा,
x1 प्लस x2 y2, 1 प्लस 1 2, y होगा y1 प्लस y2 y2, और z क्या होगा z1 प्लस z2 y2। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रॉइड की। तो देखिए सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लीजिए x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और ये x3 y3 और z3, इस टाइप से आएगा। तो जब आप सेंट्रॉइड लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आपको जो लिखना है वो तीनों डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए लिखना है, x, y एंड z। डिफरेंस कुछ भी नहीं है खास। अगर आप 2D और 3D में डिफरेंस चेक करेंगे तो केवल आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि केवल z कोऑर्डिनेट जो है वो अलग आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही चल रही हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इतना नोट करिए। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR are 1, 2, 3, 0, 4, 1 and -1, 1 and -3 respectively if the angle bisector of P meets QR is S, then find coordinates of S। ठीक, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अप्लाई करना है। देखिए इस क्वेश्चन में करना कैसे, इसको समझते हैं पहले। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई मान लीजिए ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट क्या है वो मैं लिख देता हूँ 1 2 3।
6041 एंड -1, 1 एंड -3, इस तरीके से दिया गया। अब इसमें देखिए समझना ये है हमें कि इसमें बोला गया है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी, अच्छा पी क्यू आर था, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो एस पर जाके मिल रहा है। तो देखिए एक थ्योरम होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया जाता है। ज्योमेट्री में अगर आपने थोड़ा सा आइडिया रखते हैं, आप पढ़ा होगा आपने अगर, तो वहाँ पे आपने ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी। उसमें कंडीशन ये होती है कि जो जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है और एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाके सामने वाली साइड को किसी पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो इसमें रिलेशन होता है देखिए पी क्यू अपॉन पी आर बराबर होता है क्यू एस अपॉन एस आर, ये तरीका होता है इसमें, है ना। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या है, जो रेशियो इन साइड्स का होगा वही रेशियो क्यू एस और एस आर का होगा। बस इसको डायरेक्ट अगर एक लाइन में याद रखना है तो इस तरीके से रखिए, क्या याद रखना है कि जो रेशियो लाइन का होगा वही रेशियो क्यू एस और एस आर का होगा, मतलब इस सेगमेंट का होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप इसकी लेंथ निकालिए, फिर इसकी लेंथ निकालिए, तब तो पता चलेगा रेशियो क्या है। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, देखिए x2 - x1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 मतलब -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 - 1 मतलब फिर से 4। तो ये देखिए रूट एक तरह से 9 आया, मतलब जिसका आंसर आ जाएगा 3। इसको देखिए क्या करें, है ना, दिस माइनस दिस, 4 प्लस 1 - 2, 1 प्लस -3 - 81, ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस का होल स्क्वायर 1 आ गया, -3, ओके यहाँ 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, कोऑर्डिनेट सही लिखे, 1 2 3 था, यहाँ पे क्या था -1 1, ओके। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए दिस माइनस दिस मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस दिस माइनस दिस 1 का स्क्वायर 1 प्लस दिस माइनस दिस, तो आप देखिए यहाँ पे कितना आ गया, प्लस हो जाएगा 3 3 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 36 ये हो गया, कितना हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस था क्या, -1 1 और -3, इसको जरा चेक करना पड़ेगा, यहाँ माइनस था क्या, -1 -1 एंड -3 है। यहाँ थोड़ा करेक्शन करिए, यहाँ -1 है, -1 -3, अब देखिए आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, अगर ये है तो दिस माइनस दिस का जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब देखिए आप ऐड करिए, 49 का अंडर रूट कितना आएगा, 7। तो ये जो रेशियो आ रहा है देखिए, ये 3:7 का आ रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं जो ये वाला भी रेशियो होगा ये 3:7 का ही होगा। इन दोनों का भी रेशियो क्या होगा, 3:7 होगा। अब आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ एस निकालना है, तो एस के कोऑर्डिनेट निकालना भी हमने सीखा, है ना। देखिए एक्स वाई जेड के फॉर्म में आएंगे, तो पहले एक्स को लिखिए, देखिए एक्स को कैसे लिखेंगे, 0 × 7 7, 0 × 7 0 प्लस, ठीक है, फिर -1 × 3 -3 अपॉन 3 + 7 मतलब 10, ये आएगा, मतलब -3/10 आ गया पहला। दूसरा देखिए
4 इंटू 7 28 प्लस -1 इंटू 3 -3 अपॉन 10। थर्ड देखिए कैसे लिखें। 1 इंटू 7 7 प्लस -3 इंटू 3 -3 इंटू 3 माइनस का 9। अब देखिए ये आएगा -3/10, ये आएगा 25/10 प्लस का ये आएगा -2/10। ये आ गया इसके कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? चलिए नोट करिए। चाहे तो आप थोड़ा बहुत कैंसिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इफ A and B are put off perpendicular from on XY plane and YZ plane respectively, find the length of AB. Find the length of AB. Find the length of AB. ये आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा आपने, और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। इफ ए एंड बी आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, तो देखिए सबसे पहले तो 3D फिगर बनाता हूँ। एक 3D फिगर बनाता हूँ, उसके थ्रू समझेंगे इसको। देखिए
सबसे पहले इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक एक्सिस ये है। ये मान लीजिए एक्स, ये वाई और ये जेड, इस तरीके से ये है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए मैंने ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 3, 7, 4। ठीक है। अब चूंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके तीनों एक्स वाई जेड तीनों की कुछ वैल्यू दी गई है, इसका मतलब वो तीनों में जो इसका ट्रैवलिंग है वो तीनों में हुई होगी, मतलब एक्स में भी चला, वाई में भी चला, जेड में भी चला, इसका इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखिए बोला गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए और बी है, तो अगर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखा जाए तो इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक तो ये है, अब इसको ए मानिए। तो अगर आप जेड पीछे जाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3, 7 और 0। जेड सबसे लास्ट में लिखा होता है ना, तो वो 0 हो जाएगा। अगर आप पीछे चले जाएंगे तो 4 पीछे चले गए आप। वही अगर इसका एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखा जाता है कि ये वाला है, इसको बी मानिए। तो देखिए ये किस में हम किस में पीछे आए, एक्स में, तो एक्स को 0 करिए तो ये आएगा 0, 7 और 4। अब मुझे इनकी क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, तो आप इसको निकाल लीजिए बस। तो लेंथ ऑफ ए बी का निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही मेथड होता है निकालने का। तो आप देखिए सॉल्व करिए। 3 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 9, है ना। y2 मतलब 7 - 7 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 - 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस 9 कितना, √25 और जिससे बाहर आएगा 5। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से हमने सॉल्व कर लिया, इजी क्वेश्चन था। चलिए ठीक, तो चलिए आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है ना। मैंने आपको इसमें एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा वेक्टर एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट बताया और उससे कनेक्ट किया 3D ज्योमेट्री को। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एलजेब्रा, यहाँ पे एलजेब्रा का मतलब वेक्टर एलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। वेक्टर एलजेब्रा मतलब वेक्टर्स का आइडिया अगर है तो आप 3D ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। तो थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर एलजेब्रा का वो भी आप थोड़ा सा समझते जाइए, ताकि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं या जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसमें हमें आसानी हो समझने में। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज करें, और इसके आगे जब हम लोग एक जो भी इसमें आगे क्लास होगी उसमें हम लोग 3D ज्योमेट्री की सेकंड क्लास को पढ़ेंगे, और वहाँ पर मैं आपको कुछ एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो और बड़े कॉन्सेप्ट हैं 3D ज्योमेट्री के उस पर बात करेंगे। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।